सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। उम्मत मुस्लिमा जान ले कि मसीहा ने कोरोना वायरस का इलाज फाइनली ढूंढ निकाला है। आज सरकारी हैसियत में पहली मरतबा उन्होंने अवाम से चंदा मांग ही डाला। इससे पहले कि मैं अपनी लंतरानी शुरू करूं, पहले आपको दिखाते हैं खान साहब की वो नादिर और नायाब जुमले, वो नसीहतें, वो पंदो नस बड़ी बड़ी बातें जो वो अपोजिशन रहनुमा के तौर पर किया करते थे कि जब हाथ में इक़्तिदार का हुमा नहीं लगा था। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए खान साहब उस वक्त क्या बातें किया करते थे और ऐन अब उसका 180 डिग्री जाकर के यू टर्न लिया है। लेकिन चूंकि यू टर्न इबादत इसलिए झेलना है। हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगना, आपस में एक दूसरे से मांग लें तो वो चलता है। दूसरी बात, हमने अजीम कौम बनना है। और अजीम कौम कैसे बनेंगे? जब आप कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन हर बार कुर्बानियाँ आप ही देंगे। आपने अगर मेरी तरफ देखा मैं आंखें निकाल लूँगा आपकी। आपने खबरदार मेरे ऊपर बात नहीं करनी है। लॉकडाउन और बेरोजगारी का शिकार इस कौम से जो पहले ही मौत से इतनी डरा दी गई है कि अब लोग जीते हुए भी जो है वो खौफजदा हैं, उससे खान साहब ने अतियात की चंदे की अपील फरमा डाली है। दानिश्वरों और तज्जियाकारों, दो एक से तो मेरी बात हुई इसलिए मैंने सभी को लपेट लिया। उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट के इंदिया दिया। उन्होंने कहा यार छोड़ो, दफ़ा करो, ये काम ये अब हमारा रह नहीं गया, क्योंकि इनका तो कुछ समझ में नहीं आता। कभी कुछ और कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। क्या कर जाएं, क्या कर दे आपका हुस्न करिश्मा साज, कुछ प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। कौम को मसीहा ने फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल का यकीन दिलाया है। मजीद फरमाते हैं कि फंड्स जमा करने का वसी तजुर्बा रखता हूं। सर ये तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है? वो फंड्स हम ही ने तो दिए थे। लेकिन जिस वक्त आपने हमसे लिए थे उस वक्त अगर हमारे ख्वाबो ख्याल में ये था कि हमें इसका इतना ज़बरदस्त खिराज देना है तो बखुदा शायद सोचती ये कौम, शायद ये कौम सोचती। फिर एक मरतबा शौकत खानम की रागनी अलापने लगी हैं। बताया कि शौकत खानम पाकिस्तानी कौम का एक अजीम कंट्रीब्यूशन है एंड ऑल दैट। पूछना ये था कि जो मैं कल से पूछ रहा हूँ कि हुजूर आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने 1-1 माह की तनख्वाह दे दी। वहाँ उसको देखिए एटमी रियासत भी नहीं है तुर्की। तैयब अरदगान 6-7 माह की तनख्वाह दे दी। आपने कितने 100-200 रुपये दिए? नहीं दिए। वो कल भी मैंने पूछा था, जवाब नहीं मिला। जुल्फी बुखारी ने कितने दिए? वो जहाज़ भर के शॉपिंग करवाते हैं आपको, सेनेटर्स की, MNAs की उन्होंने करवाई थी। उनका अजूब भी उनको मिल रहा है मस्त करके। जहांगीर तरीन साहब, फैसल वाउडा, वो तमंचा लेकर के जो आजकल सियासी इद्दत काट रहे हैं, उनका क्या हुआ? अली जैदी ने कितने दिए? असद उमर यहाँ पे हैं। आरिफ अलवी को आपने इतना बड़ा अजर दे दिया, सदर पाकिस्तान डायरेक्ट। तो इन लोगों से ज़रा कितना मिला ये भी ज़रा बताइए। जवाब हनूज जो है वो अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन कल जो हमने बात की थी आज उसका जवाब उन्होंने फाइनली दे दिया। इसका मतलब है हमारी आवाज़ें सदा बसेरा साबित अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही। हमने कहा था कि भाई ये डैम फंड किसी के लिए है, जब डैम बनाना ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास था, तो वो पैसे इस्तेमाल कर लें। आज मसीहा ने कहा कि नहीं, डैम फंड के जो पैसे हैं साबिक चीफ जस्टिस ने, अब ये अजीब बात है लेकिन खैर उनकी कौन सी बात अजीब नहीं है, उन्होंने कहा डैम फंड के पैसे साबिक चीफ जस्टिस ने इकट्ठे किए थे, उस पर हमारी कोई दस्तरस नहीं है, हम उसको खर्च नहीं करेंगे। जहाँ तक मुझे बताया गया था जब मैं सेट पे आके बैठा था कि ये मुल्क का मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म है। मुल्क का मौजूदा मुंतखब वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं साबिक चीफ जस्टिस के पैसे जो उसके ज़ाती कतई नहीं थे, मैं उसको तसर्रुफ में नहीं ला सकता। किसने पाबंदी लगाई है? ये एक सवाल है जो मैं आज पूछूंगा। दूसरी बात, मलिक रियाज ने भी वो जो जुर्माना बरतानिया में हुआ था, काफ़ी ठीक ठाक जुर्माना था, वो भी ज़रा पूछ लें उनसे, अगर वो भी पूछ लेते तो। लेकिन उनकी तरफ भी, मलिक रियाज की तरफ तो जाते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पुलिस से अलबत्ता उन्होंने कहा है कि अवाम पर तशद्दुद ना करो, इन्हें मैं लताइफ सुना करके, शगुफ़े छोड़ के, हंसा करके, इनको दौड़ा करके उनको मारूंगा। दूसरी तरफ सिंध सरकार वो भी पूरी तरह से संजीदा मजाक पर उतर आई है। उन्होंने जुम्मे के दिन के लिए ख़ास तौर पर अपनी मजहबी जो है वो मोहब्बत का, शफ़क़त का सबूत दिया है। कहा गया है कि आवाम को जुम्मे के दिन 12 से 3 बजे तक हम कोरोना से बचाएंगे, उसके बाद और उससे पहले वो जाएं जहन्नम में। इम्तियाज़ खुला रहे, मुमताज़ खुला रहे और पता नहीं कौन कौन से सब खुले रहें। आवाम बैंकों में लाइन लगा करके धक्के खाएं, राशन के नाम पर ख्वार हों, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ आवाम को कोरोना नहीं होगा। ये सारी जगह कोरोना प्रोटेक्टेड पीपल से भरी होंगी। इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला वहाँ मना कर दिया है मुराद अली शाह ने, वहाँ
कभी भी इजराइल अलैहिस्सलाम किसी की रूह सल्ब नहीं करेंगे। हाँ, अगर इजराइल कभी किसी को ले गया तो वो मस्जिद के बाहर से ले जाएगा, वो मस्जिद के वजूखाने से ले जाएगा। इसलिए मुराद अली शाह सरकार ने अपने ऐन इस्लामी वहदत का हुब का सबूत देते हुए मसाजिद में जाने पर ज़रा थोड़ा सा आपको पाबंद किया है। उलमाए कराम को भी, उलमाए कराम को रादर मसाजिद के जो मौलवी लोग होते हैं हमारे बेचारे, उनको भी तंबू किया था। उसके बाद फिर उनको शफ़क़त पिदरी का मुजाहरा करते हुए छोड़ भी दिया गया और उनको बता दिया गया कि ये टोकन ऑफ थैंक्स के साथ हम आपको दोबारा ले जाएंगे जन्नत की सैर कराने अगर आपने कुछ इस तरह के मामलात किए। अब हमारे उलमाए कराम की अक्सरियत जो है वो देखने में आ रहा है वो मसलियत कोशी का शिकार है। ज़ाहिर है हुकूमतों के सामने बात करना ये हर जो है वो ज़ीरो का तो काम नहीं होता, वो तो कोई ऐसा ही होता है जिसको नताइज का खौफ ना हो। किसी को पुलिस की मोबाइल आगे चाहिए, किसी को जो है वो अपने नाम के साथ कुछ और लगाना है, कोई रहमतुल्लाह अलैह के टाइटल के हुसूल का ख़्वाह है, किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन पूछना ये था कि नमाज में अगर हम इंडोनेशिया की तरह समाजी फासला बरकरार रख सकते हैं, नहीं रख तो क्या वजह है हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? इम्तियाज़ में जो मौत हमें नहीं आ रही है वो मस्जिद में कैसे आ जाएगी? ये एक सवाल है जिसका उधार रहा। नून लीग जो है उससे ये पूछना है कि कल तक मियाँ साहब को प्लेटलेट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक थे, बताया ये गया। उसके बाद मियाँ साहब वहाँ चले गए। जब मियाँ साहब बरतानिया गए तो वहाँ बरतानिया में उनको एक नया मसला लाहक हुआ, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए, वो था बाईपास का। बताया गया था कि दिल का तीसरा बाईपास जो है वो उनका होना है, वो बाईपास भी रह गया। कोई हकीम की फंकी वगैरह चूरन वगैरह माशाल्लाह खाया, अल्लाह ने उनको शिफायाब फरमाया, वो मामला भी पानी में गया। अब उनको एक नया खतरा लाहक हुआ और वो है कोरोना। कोरोना की वजह से डॉक्टर्स ने कहा है कि आप आइसोलेशन में रहें और यूं आपकी जान जो है वो महफूज रहेगी। अल्लाह करे कि उनकी जान महफूज रहे। मेरे इन्हीं सब मौज़ूआत का अहाता करने के लिए मेरे साथ मौजूद अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और आयतुल्लाह दुरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। अदील अहमद साहब से सर आपसे पूछना ये था कि कल तक तो कहा जाता कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दिन दिखाया सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम IMF के पास भी गए और एन उसी तरह से शान से हमने चौड़े होकर के भीख मांगी जिस तरह पिछले वाले मांगते थे। उसके बाद अब नौबत आई है सरकारी हैसियत में लोगों से कुछ चंदा मांगने की अवाम की फलाह के लिए, तो अपने अनमोल रतन जो हैं जितने उनको छोड़ करके और अवाम से ही मांगने चले गए। आज बाकायदा इस सिलसिले में एक कार्रवाई भी हुई है, मैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर मामला ज़रा धर्म बरम हो जाएंगे। हुजूर सरकार ने खुद कितनी तनख्वाहें दी, खुद कितना टेढ़ी पैसा ढीला किया, खुद इतने अनमोल रतन इनके पास हैं, उन्होंने कितना कुछ दिया, ज़रा इस बारे में आप पर्टिकुलर अगर जवाब दें तो फिर कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं IMF और वो आपने भीख मांगने की बात की। तो देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब इस मुल्क की सरबराही संभाली, जब उन्होंने ओथ लिया, तो हम तारीख़ के सबसे बदतरीन खसारे, सबसे बदतरीन कर्ज़े, इतने कर्ज़े कि उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी, उनकी किस्तों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत थी और मुल्क हमारा किसी सूरत जो है वो वायबल नहीं था। लेकिन उन्होंने काफ़ी उसको, असद उमर साहब शुरू में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो IMF की शराइत को कम करने के लिए, उनकी वो जो सख्त शराइत थी उनकी उसको कम करने के लिए उन्होंने काफ़ी उसको प्रोलॉन्ग भी किया। और इन द मीन वाइल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोस्त ममालिक से जो गुड विल में हमें दुबई ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने, मलेशिया, तो काफ़ी मुल्कों से जो है वो हेल्प आउट उन्होंने हमें किया और हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं क्योंकि वी वर गोइंग टू बिकम बैंकरप्ट कंट्री, तो वो एक था। लेकिन ये हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप में वो जो कर्ज़े लिए गए हैं वो इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के साथ साथ, यहाँ की टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ के लोगों पर वो ख़र्च होंगे ताकि हम अपना वो जो डेफिसिट है वो कम करें और आइंदा के लिए हम कर्ज़े जो है उसको अवॉइड कर सकें। फिर आ जाते हैं बात कोरोना के फ़ंड्स के हवाले से। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक वसी तजर्बा, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि फ़ंड रेजिंग के हवाले से है और वो उनकी फ़िलांथ्रोपिस्ट लाइफ में उन्होंने जब शौकत खानम शुरू किया, इमरान खान फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने हेल्प आउट किया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ें। वो उन्होंने उसका जिक्र किया होगा।
अब कोरोना के हवाले से अवाम के पास जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब रुपए का सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का, बावजूद इसके कि हमारी इकानमी या हमारा जो मुल्की ख़जाना है वो ज़्यादातर जो है वो NFC शेयर के थ्रू प्रोविंसेस में चला जाता है, और जो बच जाता है वो इतना नहीं होता कि उससे ये 1200 अरब रुपए में से इमरान खान का जाती पैसा कितना था? ये भी तो पैसा मेरे ही है। इसमें चौरंगी घुमा करके आप मुझे ही दे रहे हो, मुझ पे एहसान जता रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि देखें, तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कैलेमिटी तारीख आई। में ऐसे लताइफ हमने कहाँ सुने हैं? हमें तो अब आदत होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं ये इस तरह पूछना का चाह रहा हूँ इन पर्टिकुलर बिटवीन द लाइन, कोई इसी तरह इमरान खान, आरिफ अलवी, फैसल वाडा, अली जैदी, असद उमर, जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी और वो अनिल मुसर्रत, इन लोगों ने, मैं आपको अली नकवी के इलेक्ट्रिक वाले, इन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं? नेवल चीफ, आर्मी चीफ 1-1 महीने की तनख्वाह दे चुके, ब्रिगेडियर कर्नल रैंक तक के अफसरान की जो है वो मेरे ख्याल है 3-3 दिन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तनख्वाहें जो है उनकी तरफ से देने का वो आ गया। आज बेचारे एक SHO का फोन आया था, हाँ याद आ गया, भूल जाता अभी, वो बेचारा रो रहा था कि इस वक्त कोरोना की ड्यूटी के लिए उनको 18-18 घंटे जो है वो ख्वार किया जा रहा है, और उस पे ये हुआ है कि उनके पेट पे लात मारने के लिए उनकी 1-1 दिन की तनख्वाह जो है वो काट ली गई है। तो मैंने अपना ये काम कर दिया SHO भाई। अब आप बताइए, SHO भारी रहा या इमरान खान? मैं आपको पर्टिकुलरली एक का मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे हम उसको तशहीर या उसके नीयत से नहीं कह रहे, लेकिन हमने अपनी 1 महीने की कंप्लीट सैलरी कोरोना फंड में दी है। MNAs मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सिंध के जो MPs ओके, ठीक है, हमने अपनी, मैं भी उसमें शामिल हूँ और हमारे सारे MPs उसमें शामिल हैं। हमारी 1 महीने की कंप्लीट सैलरी जो है वो कोरोना फंड में गई है, और इंशाल्लाह जो भी उससे लोगों की मदद हो सके, लेकिन इससे बियॉन्ड जाके भी हम हेल्प आउट करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है। फिर वज़ीर आज़म साहब से शुरू कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब की आपने बात की, देखें जब उन्होंने शौकत खानम के लिए चंदा मांगना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले और सबसे मेजर शेयर अपना दिया उसमें। सर 2 मेहमान और हैं, शौकत खानम से मत शुरू कीजिए। हाँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर दिया, और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अपनी प्रॉपर्टी है वो भी उन्होंने शौकत खानम को लिखवाई हुई है। वो उनके बच्चों के पास नहीं जाएगी, वो उनके कहीं और नहीं जाएगी, वो चैरिटी में जाएगी और इस मुल्क के लोगों के उसमें आएगी। तो ये तो डिबेटेबल चीज़ नहीं है कि हम इमरान खान साहब ने चैरिटी में कितना किया या कितना दिया, वो तो रिलीफ फंड दिया भी है और देते भी रहेंगे। से अतियात मांगने वाला मेरे मुल्क का वजीर आजम, जो अपना एक टेडी पैसा धेला आना देने का रवादार नहीं, जिसके पास अरबपतियों की खेप है, जो उसकी हुकूमत को चला रहे हैं, उसने कितने पैसे दिए हुजूर वाला? मैं तीसरी मर्तबा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप मुझे जवाब दें। मैं उसी पे आ रहा हूं। फिर आपने कहा कि अरबपतियों की खेप है, आपने नाम लिए जहांगीर तरीन साहब के, आपने लिए जुल्फी बुखारी साहब के। जहांगीर तरीन साहब की आज की, अभी की, आप थोड़ी देर पहले की एक ट्वीट देख लें तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को 67 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है वो चीनी जो है अपनी दी, और 25 करोड़ रुपए की उन्होंने तिजारत हो रही है ना, ये डोनेशन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को ऐसे मौके पर 67 रुपीज लेकर के चीनी दी ना, ऐसे मौके पर उनको ऐसी दे दी, ऐसे तिजारत हो रही है सर। ये सूद जियान का खेल है। आगे बढ़िए, जहांगीर तरीन फारिग हो गए। 25 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने सब्सिडाइज रेट्स में उन्होंने दिए हैं, वो 25 करोड़ रुपए कम करके। आगे बढ़िए। जो कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स गरीब लोगों को प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पे दे रहे हैं, राशन वगैरह दे रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो हमारा उसका है, तो इसमें देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें ये इसार और कुर्बानी का वक्त है। ये हमने ये सारी बातें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कर चुके। मुझे कंप्लीट करने दें, अगर आप हुजूर वाला आप भी कह रहे हैं, मैं आपको कहने दूंगा। मुझे प्लीज कंप्लीट, मैं आपको सर, अब आपने प्लीज कह के काना कर दिया, लेकिन आप चलिए बोलिए। सिर्फ आधा मिनट। देखें, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि ये है, इसको हम इस कोरोना की उससे हमने मिल के जो है वो इसको फेस करना है। आज दिहाड़ीदार लोग जो बेचारे तकरीबन 70 लाख लोग सिंध के अंदर ऐसे हैं जो रोज़ाना की दिहाड़ी कमा के अपना गुजारा करते हैं, वो लोग हमारे आस पड़ोस में हमें नज़र आएंगे। हमें जो है जब हम खाना बनाते हैं दिन का या रात का, तो हमें लाजमी 1-2 घरों में ऐसे घरों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भेजना चाहिए, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 20 लाख राशन बांटेंगे, लेकिन आज तक एक राशन नहीं पहुँचा। तो वो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर हम भी एक दूसरे का ख्याल रखें तो इस वो ठीक है, हमारा वज़ीर आज़म नहीं कर रहा, हम क्यों रखें? हमारा ये जो आप हमें कहानी की किताब सुना रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पुअर और ही वाज वेरी काइंड, ये ठीक है, हो गया।
वजीर आजम ने कितना दिया? चौथी दफा सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं जवाब मिल रहा। अनमोल रतन जो है वो क्यों नहीं दे रहे? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं यही सवाल पूछूंगा, इसका जवाब आप सोचिए। मेरे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, बहुत उनकी तरफ जाऊंगा सर आपकी इजाजत से। अदील साहब आपकी इजाजत से मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब के पास जाऊंगा। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर जहमत की अज़द माजरत, आपको बहुत इंतजार की जहमत उठानी पड़ी। सर ये मुझे बताइए जनाब मन, वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अदील अहमद साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम 150 अरब लोगों को कैश जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन डैम फंड के पैसे इस्तेमाल नहीं होंगे। डैम फंड साबिक़ चीफ जस्टिस ने इकट्ठा किया, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हूँ, ये मुल्क के वज़ीर आज़म बात कर रहा है, डैम फंड कोई इन्वर्टेड कॉमास में इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी की क्या मजाल के डैम फंड इस्तेमाल कर ले, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तसर्रुफ भी उस पर नहीं है? साबिक़ चीफ जस्टिस, साबिक़ एक्स, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ख़त्म हो गई बात। साबिक़ चीफ जस्टिस की अभी तक इतनी अथॉरिटी है कि वक्त का वज़ीर आज़म पर नहीं मार सकता उसे एक फ़ंड पे। ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा सर। देखिए, इसको हम हो सकता है फ्रेज़ का प्रॉब्लम हो, मैं रीफ्रेज़ कर लेता हूँ इसको। ठीक है। जो डैम फंड है वो मेरे ख्याल से गालिबन 10 या 11 अरब रुपए जमा हुआ था। और डैम का जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भी हो गई है, उस पर काम भी शुरू हो गया है, उसकी मशीनरी जो बाहर से परचेज़ करनी थी वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो डैम पे तो काम चल रहा है और वो फ़ंड वहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, डैम का काम चल रहा है, आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला वो डैम के ठेकेदार जो थे, जिनका केस ही नहीं सुना कभी उन्होंने, फैसल वावडा, उन्होंने कुछ बताया नहीं इस बारे में, कोई बयान, मतलब नंबर बढ़ाने का तो कोई मौका नहीं छोड़ते वो। आपको पता है, फैसल वाडा को नहीं पता डैम का काम चल रहा है? मुझे फैसल वाडा साहब का मैं उनके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि ये मैंने खुद फॉलो किया हुआ है, मुझे पता है कि डैम का प्रोसेस जो है वो कहाँ पहुँचा है, तो मुझे इसलिए पता है। कितने % आपके हिसाब से काम हो गया डैम का? अभी तो इनिशिएट हुआ है, अभी तो ये तो लंबा प्रोजेक्ट है, इसमें तो टाइम लगेगा। बट मैं इसलिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि मेरे क्लास फेलो हैं पुराने, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो जो पाकिस्तान ने डैम के लिए मशीनरी उन ऑर्डर की हुई है हिटाची को, तो उन्होंने मुझे बताई थी तफसील के वो नई मशीनरी जो है वो डिस्पैच कर रहे हैं पाकिस्तान का जो डैम अभी ये बन रहा है इसके लिए। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बताया। फिर सेकेंडली देखें, जो भी फंड रेजिंग जिस मकसद के लिए होती है वो उसी मकसद पे यूटिलाइज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कौम से हमने मांगा डैम के लिए, तो वो पैसा उसी तरह डैम पे लगना चाहिए, ना कि हम उसको किसी और मसरफ में, क्योंकि लोगों ने हम पे उस स्पेसिफिक पर्पस भरोसा करके पैसे दिए। तो वो ये तो मैं और डैम का आपका सवाल का जवाब हो गया कि, और ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी आदत भी है कि वो एक और चीज़ है जहाँ पे वज़ीर आज़म का डिस्क्रेशन, उनका इख्तियार मेरा ख्याल है काम आ सकता है, वो है मलिक रियाज से मिलने वाले वो भारी मुआवजे की रकम, उसको तसरुफ में लाया जा सकता था, या वहाँ भी वज़ीर आज़म के पर जलते हैं? नहीं, ऐसी जनरल वो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि मलिक रियाज साहब का जो जुर्माना वापस हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है, उसकी सिर्फ एक पहली किस्त आई है, और वो भी मेरे ख्याल से 25-30 अरब रुपए आई है। और ठीक है, टोटल अगर 10-11 अरब रुपए आप डैम के भी कर लें और 25-30 अरब वो भी कर लें, उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है, बिल्कुल दिया लोगों को। तो मेरे ख्याल से लेकिन 25-30 अरब मलिक रियाज का, 10-12 अरब ये डैम फंड का, आपके ख्याल में कोई छोटा अमाउंट है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इससे कुछ लोगों के पेट नहीं भरे जा सकते? इससे कुछ और मज़ीद लोगों को, पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता? और दूसरी बात, 25-30 अरब को मलिक रियाज का टोटल जुर्माना कितना है, अंदाज़ा है? मैं वो मेरे ख्याल से 486 या 470 या 80 इस तरह है ना। तो थोड़ा सा टेटवा दबा करके कुछ और मज़ीद अमाउंट निकलवाया जा सकता है, जिस तरह से वो दूसरों से निकलवाते हैं? नहीं, बिल्कुल वो आपकी किया जा सकता है ना। देखिए, ये सारी वज़ीर आज़म तो कर सकता है ना, जो कहता है कि मैं चेयरमैन हूँ, जो कहता है कि मेरी अथॉरिटी है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, जो गवर्नमेंट का, जो मलिक रियाज का जुर्माने का पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आया, जो भी डैम का पैसा वो भी मलिक रियाज का 25-30 अरब प्लस ये 10 अरब, सर 40-50 अरब तो ये बन गया। मैं आपसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना कि वो भी गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक्सपेंडिचर्स के किसी मसरफ में लगाया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मसरफ में
यही पूछ रहा हूँ, किस मसरफ में? ये एडजस्ट होते रहते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कहाँ पे वो खर्च हुए, बट गवर्नमेंट के पास एडजस्ट आए। इन्वर्टेड कॉमास में वो जिस तरह से पिछले वाले एडजस्ट कर देते थे, ले जा यार जरा एडजस्ट कर दे इसको। नहीं, वो समझ रहे हैं? हुकूमत जैसे वो के हमारे पास, बहुत सारे नेकोकार हैं जिन पे केसेस भी चल रहे वो थे। हुकूमत के पास आ चुके हैं, और वो हुकूमत ने ही अपने जो हमारे एनुअल वो होते हैं मुल्क के, उसमें फाइनेंसेस में वो एडजस्ट हो गए होंगे। लेकिन इससे बात ये नहीं है, बात ये है कि 30-40 अरब की यहाँ आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसके मुकाबले में 1200 अरब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज दिया है। कब इनकार कर? फिर आपने बाकी बात की, मैंने आपको जहांगीर तरीन साहब का भी स्पेसिफिकली बताया कि उन्होंने भी 25 करोड़ रुपए की, अब आपने खुद फंदा अपने गले में डाल लिया। हालांकि मैं कह रहा था छोड़ो यार, देखिए आप इतनी दूर से आए। अच्छा, जहांगीर तरीन का बता दिया आपने, मुझे प्लीज अगर बुखारी का बताएं। कंप्लीट करने दें, अगर प्लीज आपने 2-4 नाम लिए तो मैं उनमें ज़रा कर लूँ, अगर आप कंप्लीट कर दें। तो जहांगीर तरीन साहब ने 25 करोड़ रुपए का यूटिलिटी स्टोर्स को डिस्काउंटेड जो है वो चीनी दी है, शुगर, उसको कुछ और जुमला कहते हैं, जिस पे उन पे बहुत बड़ी, वो उन्होंने जो है शुगर के मामले में बहुत तनकीद होती है, कम अज़ कम इनका इतना बड़ा दिल है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं। बहुत बड़ा मर्ज है, आगे बढ़िए। फिर आप बात कर, आपने एक और नाम लिया अनिल मुसर्रत साहब का, तो मैं अनिल मुसर्रत साहब का आपको बता दूं कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओथ लिया है, अनिल मुसर्रत साहब अपने उससे वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 बड़े अस्पताल बना रहे हैं, 9 बड़े हॉस्पिटल। यानी उससे आप देखें कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान को या अच्छा, ये एक मिनट रुकिएगा जरा, कितना बड़ा उसका ये पहले इस पे ही फड्डा कर लें। ये सारे नेकोकार इमरान खान साहब को ही मिले? ये इकराम सहगल और एक और आदमी, कोई नाम उसका मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, वो खान साहब को ले गया, वो डेवोस खान साहब ने मीडिया के सामने पेश कर दिया मुलजमान को कि भाई ये हैं, इनसे निपट लो, ये मुझे यहाँ लेकर के आया क्योंकि साढ़े पल्ले तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से अनिल मुसर्रत, पूरी दुनिया में उसको कहीं कोई कुछ नहीं मिला, उसको एक नजर आया यार वो रहा इमरान खान, उसको पकड़ लो और उसके गांव जाकर के, उसके जो है ना शहर जाकर के, उसके मुल्क जाकर के 9 अस्पताल बना दो। मतलब खाली फोकट में नेकियां करता फिर रहा है वो। आपने हमें क्या समझ रखा है? मैं बाकायदा तालीम याफ्ता हूँ, और आपको शायद मेरी गुफ्तगू से ऐसा नहीं लग रहा, तो मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कोई और झोल झाल करके कि ये ऐसा सीधा भी नहीं है काम जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अनिल मुसर्रत 9, ठीक है, पीटीआई का ये हाल है कि छींक मारते हैं तो सोशल मीडिया वालों को एक्टिवेट कर देते हैं। आप 9 अस्पताल बना रहे हैं, किसी को कख नहीं पता। अदील अहमद को पता है और किसी को नहीं पता। फैसल वाडा डैम बना रहा है, और वो भी इतनी चुपके से, घर वालों के लिए बना रहा है क्या? घर में अकेले पानी देगा? मतलब डैम बन रहा है और किसी को कख खबर नहीं। अदील अहमद को पता है। बाकी सारे लोगों की तरफ भी जरा आइएगा। देखें, मैं अगर हम इसमें तनकीद निकालने की तरफ जाएं तो आप इसमें 100 खामियां निकाल सकते हैं, 100 तनकीद कर सकते हैं। नहीं, वो 9 अस्पतालों के अलावा हर चीज़ का अपना बात करने का पहलू होता है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये गिलास जो है वो आधा खाली है, मैं इसको कहता हूँ नहीं आधा भरा हुआ है। तो ये हर बंदे का अपना अपना एक तरीकाकार होता है बात करने का। चलिए, मैंने आपको डैम फंड में सॉरी लाहौल वला कुव्वत, अनिल मुसर्रत चूंकि 9 अस्पताल बना रहे हैं इसलिए आपने उनको जहमत नहीं दी। अगला जुल्फी बुखारी, मैं आपको स्पेसिफिक आरिफ अलवी, जो चलिए छोड़िए, इस शहर के जो सपूत हैं, आरिफ अलवी, अली जैदी, वो क्या नाम है उनका भाई, प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर, फैसल वाडा, इन सारे लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? अगर आप मुख्तसरन बताएं तो फिर मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब के पास। देखें, वो अगर आप फर्दन सब पे जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ देखें, मैं बता दूं ना, फैसल वाडा साहब उनकी सबसे गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है बल्दिया की, वो वहाँ पर कितना राशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उसका चर्चा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं, फैसल वाडा अगर उन गुरबा के हाथ आ गए ना तो वो गरीब जो कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो गरीब 3-4 मेरे राब्ते में भी उनको आप वो कह रहे हैं भाई कहीं घेर के बुला लो उनको, समझ में? तो तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आयतुल्लाह दुरानी साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइएगा, इजराइल अलैहिस्सलाम पर सिंध सरकार इतनी तवंगर हो गई है कि उसने इजराइल अलैहिस्सलाम पर माज़अल्लाह पाबंदी लगा दी। वो अगर लोगों को ले जाएंगे तो नमाज जुम्मा के इज्तिमात से ले जाएंगे, लेकिन इम्तियाज शॉपिंग मॉल में पर मारने की खुदा न खास्ता इल्ला माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक, इजाजत नहीं है उनको कि किसी को कोरोना लाक हो जाए, किसी को मौत आ जाए। सर ये कौन सा वजीफा पढ़ा है, कौन सी ऐसी किताब पढ़ी है इन लोगों ने? क्या करना चाह रहे हैं ये कि अल्लाह से रुजू इल्लाह का जो सबसे बड़ा वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग और उन तमाम जो हिदायत हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्यों नमाज जुम्मा के इज्तिमात नहीं हो सकते? जरा ये मुझे बताइएगा सर। देखिए, एक चीज हमने पूरे दुनिया को देखना है, इज्तिमाइयत पर पाबंदी है,
और इज्तिमाइयत में खाने काबा से बढ़ के और मदीने से बढ़ के कोई और इज्तिमाइयत मेरे और आपके ईमान के मुताबिक और कोई जगह है नहीं। जब एक असूली फैसला हो चुका है तो उस पर पाबंदी है, तो उस असूली फैसले को मुल्क ने और सूबे सिंध ने भी इसी तरह इसको अडॉप्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शॉपिंग सेंटर्स में लोगों को मौत क्यों नहीं आएगी, मस्जिद में क्यों आ जाएगी? जो फिल्में आप भी दिखा सकते हैं, कुछ चीजों की देखिए कुछ जगहों की फिल्में हो सकता है कि आप ज्यादा दिखाने के काबिल भी रहे कि अगर कोई चंदा सबसे या कोई चीज तकसीम हो रही है, वहाँ पर रश ज्यादा है, वहाँ पर ला और कानून के मुताबिक तो अमल दरामद नहीं हो रहा है 6 फुट का, और अगर कोई शख्स आ रहा है जा रहा है तो वो 6 फुट वाला फासला, क्योंकि इल्म की कमी है, तजुर्बे की कमी है, और जहाँ तक चल सकता है मतलब ये कि वो ये जगह वो है कि जहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको बचाया जाए। तो कोशिश है, रियासत पाकिस्तान के एक असूली फैसला सूबे सिंध ने अडॉप्ट किया हुआ है, पंजाब ने नहीं किया है। पंजाब की तरफ हम बात नहीं कर सकते, फेडरल को हम कह नहीं सकते, लेकिन बहैसियत पीपल्स पार्टी मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जहां मतलब की बात है उसको फौरन पल्ले बांध लिया, वरना फिर 18वीं तरमीम जिंदाबाद, हम अपनी रागनी गाएंगे। सूबे ने लॉकडाउन का ऐलान अपने तौर पर किया, इमरान खान आज भी इंडिसाइसिवनेस का शिकार है, वो आज भी कह रहे हैं गरीब भूखा मर जाएगा, मुराद अली शाह ने उनकी एक न सुनी, लेकिन यहां इमरान खान साहब की बात को उन्होंने ऐसी नसीहत बांधी जैसे बी अम्मा की नसीहतें। सर आप भी मुझे वही समझ रहे हैं जो होता है? नहीं, मैं आपको समझ नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। अलबत्ता मैं ये कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने हमें समझाया, हमें ये समझ आया कि अगर हमने सिंध में, जो कि कराची एक अफरादी कुव्वत का एक मजमुआ, बहुत बड़ा मुल्क से ज्यादा इख्तियार जगह है, रश एरिया है, अगर इसमें हमने बेहतियाती की तो जरूर उसके 2 असरात होंगे। नंबर ये 1 कि चीन से आमदा इतलाआत के मुताबिक और यूरोप से आने वाले लोगों के मुताबिक, ईरान और सऊदी अरब से आने वाले ज़ायरीन के मुताबिक, या आप कह सकते हैं कि तब्दील मराकज़ ये हो गया था। मैंने आपको कहा कि सबसे पहला हमला जो उन्होंने किया, पूरी दुनिया के इबादत गाहें बंद हुई, उनमें से जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं तजुर्बे को, ये तजुर्बा किया गया कि इन मराकज़ को बंद किया जाए जहाँ मजमुआ लोग वॉलंटियर तरीक़ेकार के साथ आ सकते हैं। अब ये मामला है सिंध गवर्नमेंट का। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का तो शुक्रिया ISPR का कि फौज ने मुदाखलत बीच में की और जा करके कुछ जगहों का उन्होंने ऐलान किया। इमरान खान ने तो कौम को तजब्जुब में रखा, न वो ही में है न वो शी में है। सर ये बहुत पर्सनलाइज किस्म का स्टेटमेंट है, मैं इसे कंडेम करते हुए सर मैं इसे कंडेम करता हूं। प्लीज आप भी जरा रिविजिट कीजिए अपने इन अल्फाज पर, थोड़ा सा इस पर रिविजिट करें और उस पर अगर माजरत भी फरमा लेंगे तो क्या ही कहने सर, क्योंकि मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में जरा पर्सनलाइज बहुत ही ज्यादती आपने की है। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, सर ये मुझे बताइएगा हुजूर वाला, एक ख़बर के मुताबिक शाही क्वारंटाइन के ख़िलाफ़ थाई अवाम फट पड़े। थाईलैंड के बादशाह जर्मनी के 5 स्टार होटल में 20 कनीज़ों और 80 खुद्दाम के साथ मुकीम हैं। क्वारंटाइन में 4 बीवियों को भी साथ रखा हुआ है। पुरतायुश सहूलियात हासिल। थाई सोशल मीडिया पर सार्फिन की कड़ी तनकीद। उस पर बेचारे पर इसलिए जूते पड़ रहे हैं, इसलिए लोग तबर्रा कर रहे हैं क्योंकि वो उसने ज़ाहिर काम भी ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुल्क में ही हैं, कहीं अपने अपने ममालिक में, दुनिया भर में कहीं पता नहीं, लेकिन उनसे उनके अवाम को कोई फैज़ नहीं है। वो आते हैं, ढस 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 हवाई फायर किया, उसके बाद निकल गए। अवाम को बता के निकल जाते हैं कि एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे, और उसको कहते हैं कि चल पड़ उसके पीछे। सर ये मुझे बताइए, उस अल्लाह मारे थाई बादशाह में और उन बेफैज़ बेकार हुक्मरानों में जिनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ सलामी लेने के काम आते हैं या जगह घेरते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? मतलब आप ज़रा मुझे अगर कुछ रहनुमाई फराम करें। सबसे पहले तो मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब जो हैं वो बड़े एक मुनासिब आदमी है, मैं तो बड़ा अच्छा उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ।
उन्होंने एक बड़ा गलत जुमला कहा जिसको आपने कंडेम भी किया। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लीडरशिप जिस पार्टी की भी लाइव टीवी शो पर आए वो कम से कम लीडरशिप के लिए जो है वो इज़्ज़त और एहतराम का रवैया रखें, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो हमें उस पर अफसोस भी होता है और हो सकता है कभी हम उस पर रिएक्ट भी करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप स्पेसिफ़िकली अगर पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, अगर आप 2-4 नाम बता दें तो हो सकता है जवाब देने में आसानी हो कि आपने किसका हवाला दिया है जो बेफैज़ लीडरशिप। सारे ही बेफैज़ हैं, मतलब एक का क्या नाम लूँ, यहाँ तो वो झुंड के झुंड लगे हुए हैं। 14 MNAs किधर हैं आपके, वो कराची से जो जीत के गए थे, जिनमें वो ढक्कन वाले आलमगीर भी मौजूद हैं। हाँ, वो आमिर लियाकत वहाँ बिरयानी बांट रहा है, कह रहा है मैंने खुद बनाई है। बताओ, वही समझा हुआ है क्या? 14 नाम लेने में तो मैं आसरा ही नहीं करता हूँ, मैं डरता डराता नहीं हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्क्रू अपना है हिसाब किताब। PTI के जो 14 MNAs हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची में ही हैं और अपने अपने हल्के में जो अपनी कैपेसिटी मैंने अगर नाम बताना शुरू किया ना हुजूर, फिर आप MP हैं, बड़े मसाइल हो जाएंगे। नहीं, मैं तहरीक इंसाफ के MNA और सेनेटर तक के लोगों से, चुनिंदा लोगों से राब्ते में हूँ, और कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अगर मेरे ख्याल है ऑफ एयर ही रहने दी जाएं। क्या हिदायत है उनको पार्टी की तरफ से, मुझे ये भी पता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए अपनी प्रेजेंस को साबित करने, सर मतलब झगड़े में पड़वा रहे हैं आप तो। नहीं, देखें, सोशल मीडिया तो इस स्पेसिफिकली कोरोना के उसमें मैं पर्सनली ख़ुद भी यूज़ नहीं कर रहा, और जो एक्टिविटीज़ के हवाले से जो राशन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वो काम है कि जिनको पब्लिसाइज़ करना नहीं चाहिए। आलमगीर साहब की आपने बात की तो मैं चूँकि उनको बड़ा अच्छा तरीके से जानता हूँ और बड़े पुराने हुए, वो 24/7 जो है वो अपने हलके में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि जितना रिलीफ वर्क या जितना राशन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया होगा, हम में से शायद किसी ने भी नहीं किया होगा, इतना वो अपने हलके में जो है वो एक्टिव है। बाकी आपने आमिर लियाकत साहब तो नज़र भी आ रहे हैं, बाकी आप अगर MNAs नाम लें तो मैं आपको बता दूँगी कौन कहाँ, और MPAs भी जो है, मैं ख़ुद भी अपने हलके में मौजूद हूँ 24/7। लोग घरों पर भी आते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन हमने उसको क्योंकि ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन और गरीबों की हेल्प करने का जो मामला है, इसको मेरे ख्याल से पर्सनली असद उमर कह रहे हैं कि अशियाए खुर्दनोश न मिली तो लोग बाहर आ जाएंगे। आपको पता है कि इस वक्त इनसाइडर्स क्या बता रहे हैं? इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि चल चलाओ का टाइम है, अल्लाह माफ़ करे। अगर हम इस बुरान से नहीं निपट सके, जो कि लग रहा है, कराइन बता रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि वल्लाह आलम। आप सिर्फ फ्रंट लाइनर्स कह करके मेडिकल वालों को आपने आगे लगा दिया है, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं चढ़ जा बच्चा सूली पे। ना आपने उनको हिफायती किट्स दी हैं, ना आपने उनको प्रॉपर वो दिया है। मैं ऐसे डॉक्टरों को से बात कर चुका हूं, नाम उनका नहीं ले सकता, बावजूद मसलियत उन्होंने मना फरमाया है, जिन्होंने मुझे ऐसी वाक़यात, ऐसे जो है ना मामलात बताए हैं, लड़कियों को, इवन लड़कों को, यानी ड्यूटियों पे जाने से ख़ानदान वाले, उनके घर वाले, उनके वालिदैन रोक रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। अभी मास्क आए चाइना से, अली बाबा और जैक मा फाउंडेशन ने जो मास्क दिए 2 लाख करीबन सिंध में जो है वो, क्योंकि जहाज़ लैंड ही कराची में किया और सारे के सारे। अच्छा, दोबारा नाम लिया, क्या नाम था? अली बाबा और जैक मा, मेरे ख्याल से जैक मा फाउंडेशन, ठीक है, इनके जो चाइनीज़ की तरफ से जो ठीक हो गया। तो वो मास्क जो है वो आए, और उसके बाद फिर किट्स आई, टेस्टिंग किट्स जो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध को भी दी। फिर इसके अलावा जो बाकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है सिंध के हॉस्पिटल्स में जो वो तो दे दी, उस पे नून लीग इल्ज़ाम भी लगा रही है कि वो कोरोना टेस्टिंग जो किट्स हैं वो भी शौकत खानम को दे दी, फलानी कर दी, ढिकानी कर दी। वो गलत, डिटेल में नहीं जा रहा, जो गलत इल्ज़ामात हैं उनको कंडेम करना चाहिए। ठीक है। शौकत खानम जो है वो इस वक्त असिस्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, और शौकत खानम जो है वो फ्री टेस्ट्स करके दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी, सब फ्री में करता है शौकत खान। वो उसके जो है वो उसको वो क्रिटिसाइज करना, वो ठीक है। इदारा मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, मेरे साथ निसार चीमा साहब मौजूद हैं। निसार चीमा साहब, सर आज तो सर मैं आपकी तरफ आता हूँ टेस्टिंग किट्स के हवाले से ना सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, अगर आप जान के मानता हूँ। आधा मिनट से, क्यों टेस्टिंग जो है वो इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी जो हैं उनके पास भी नहीं है। जी बिल्कुल। आपके बाकी जो हॉस्पिटल्स जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको तो अमान वैसे ही नहीं है सिविल अस्पताल वालों को, उनके सर पे वसीम अख्तर है। हैदराबाद के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डॉक्टर्स को वो इक्विपमेंट अभी तक नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ इस आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मुराद अली शाह साहब को, हेल्थ मिनिस्टर जो है सिंध की, मुर्तज़ा वहाब साहब जो आगे हर दूसरी बात पे ट्वीट दागते हैं कि वो इक्विपमेंट आपने रखना नहीं है, उनको स्टोर्स में नहीं बेचना, उनको इन डॉक्टर्स के हवाले करें, इनको दें ताकि वो फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, कोरोना रिलीफ के हवाले से उन्होंने एक ऐसी बिल्ली को जो है वो इंचार्ज बनाया जो पहले ही काफ़ी सारा दूध जो है वो अपने मैदे में डाल चुकी थी, जिस पर उसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस भी थे।
डॉक्टर निसार चीमा साहब, हुजूर वाला, मैं तो बूढ़ा हो गया आपका इंतज़ार करते करते। सर मतलब ये मुझे बताइएगा, आज एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें आई हैं, कुछ अंदेशों का इजहार फरमाया गया, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो शेयर की गई हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। पहले प्लेटलेट्स, फिर दिल का बाईपास और अब कोरोना। हुजूर वाला मतलब मैं सवाल क्या करूं, आप खुद ही मुझे बता दीजिए कि असल खतरा नवाज शरीफ साहब के लिए क्या है, प्लेटलेट्स, बाईपास या कोरोना? ये भी यॉर्कर है, आज के शो की तीसरी यॉर्कर। गुड सर, नून लीग का जवाब तो आपको पता है कि नहीं आया, तो मजबूरी है, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। अदील अहमद साहब, लाइन ड्रॉप कर दी उन्होंने। हाँ ये ज़ोर से बोलो ना यार, ताकि मैं भी ज़ोर से बोलूँ। डॉक्टर निसार चीमा, नून लीग, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी। उनको आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसा नहीं, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी। चलो ठीक है, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को इजराइल अलैहिस्सलाम से महफूज रखे, हालांकि चांस कोई नहीं है इसका, कोई बचेगा नहीं। सर ये मुझे बताइए, ऑन अ लाइटर नोट, टिकटॉक स्टार हरीम शाह को रमज़ान ट्रांसमिशन की मेज़बानी की पेशकश। अदील साहब, हुजूर वाला हरीम शाह भी मौजूद थी, तो फिर सवाल गोल। 30 सेकंड में क्या कर लूँगा मैं। बहरहाल अदील साहब, अच्छा लगा आप आए, आपसे कुछ हमने गुफ्तगू की, कुछ बातें आपसे जान तो नहीं पाए, लेकिन हो सकता है कि आप ही शायद कुछ इस शो से समझ पाए हों। अल्लाह करे कि आवाम जान पाई हो। अदील अहमद साहब, सर आपकी आमद का बेतहाशा मैं मशकूर हूँ। आयतुल्लाह दुरानी साहब, हुजूर वाला, आपका भी शुक्रिया। निसार चीमा साहब, सर आपका भी शुक्रिया। सख्त सवालात पे अक्सर आवाज़ नहीं आती, लाइन ड्रॉप करनी पड़ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह ताला फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बशर्ते ज़िंदगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।